गुड इवनिंग बच्चों। आज हम हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग का एक छोटा सा टॉपिक है सी इंटर का, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। पहली बात तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में किसी भी अटेम्प्ट में आ सकता है। ठीक है जी, किसी भी अटेम्प्ट में आ सकता है और आएगा तो भी 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सब मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। तो इसलिए पहली बात तो ये, इस टॉपिक को करने से पहले आपको मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर और ओवरहेड वाला चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। मतलब मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर एंड ओवरहेड कॉस्टिंग चैप्टर है, आपके कॉस्टिंग में वो आना चाहिए। मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि मार्जिनल में क्या कैसे होता है, केवल इन दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, साथ में वो प्रॉफिट डिफरेंट क्यों आता है, वो प्रॉफिट डिफरेंट क्यों आता है। मतलब मेरा ये वीडियो केवल इसलिए होगा कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं, क्योंकि मेरे एग्जाम में क्या आएगा, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने वाला है। गॉट इट। चलो जी, दो चीजें, एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। सर मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब अभी कुछ नहीं लिखना, मैं बता दूंगा जब लिखना होगा, अभी केवल समझो। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे यहाँ केवल वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करती है। क्या कंसिडर करती है? वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करती है। ठीक है जी। क्या कंसिडर करती है? वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करती है। किस पर्पज के लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर डिसीजन मेकिंग कि साहब मुझे कोई भी गुड्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। साथ में मेरा जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उससे पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है, जो केवल आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है। ये बोलता है साहब फिक्स एक्सपेंसेस हमारे डिसीजन पे कहीं कभी इंपैक्ट नहीं डालते, तथा उसके अलावा अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो फिक्स एक्सपेंसेस को अलग से दिखाओ ताकि मेरा प्रॉफिट भी सही कैलकुलेट हो जाए और साथ में मुझे डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल रहे। ठीक है जी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है? सर मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं, अभी एक ही डिफरेंस बताया मैंने केवल। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? हमें सब केवल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हमें ये नहीं देखना कि इससे डिसीजन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। ये बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट। और कॉस्ट का मतलब साहब मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी लगी। अब सब कॉस्ट तो दो तरह की लगती है। कौन कौन सी लगती है सर? पहली वेरिएबल कॉस्ट लगती है और सेकंड क्या लगती है? फिक्स्ड कॉस्ट लगती है। और ये दोनों को कंसिडर करता है, ये दोनों को कॉस्ट को कंसिडर करता है, ये दोनों को क्या करता है? कंसिडर करता है। किस पर्पस के लिए? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। लो जी सर, पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरी बात, सर फिक्स एक्सपेंस लगेगा, लगेगा सर, डेफिनेटली लगेगा। फिक्स एक्सपेंस लगेगा। मान लो मैंने 5 लाख रुपए फिक्स एक्सपेंस के पे किए। आराम से समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने 5 लाख रुपए फिक्स एक्सपेंस के पे किए, तो जब मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा, सर कंट्रीब्यूशन मुझे निकालना आता है, मैंने एक्सपेक्ट किया है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है जी। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा। सर एकदम सही तरीके से माइनस कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छी बात। अब बात ये है सर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, हाँ सर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या निकाल चुके हैं? कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब हेल्प कर दिया डिसीजन लेने में। हमने यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा माइनस किया? जितना हमने पे किया, जितना हमने पे किया, जितना फिक्स्ड कॉस्ट हम पे कर देंगे। अरे भाई हम जितना पे करते हैं उतना ही माइनस करते हैं। हाँ सर, फिर इसमें नया क्या है? नया देखेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब। लेकिन इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना माइनस होता है? जितना हम एक्चुअल में पे करते थे। लो सब एक वर्ड और जोड़ दिया, किसमें? एक्चुअल में जितना पे कर देते हैं वो हम माइनस कर देते हैं, वो हम लेस कर देते हैं। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। तो सर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? अब याद करो, जब हमने ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा था, जब हमने ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा था, तब शायद आपको ध्यान है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे एकदम आराम से ध्यान है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं,
चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या अदर डायरेक्ट एक्सपेंस हो। ठीक है जी, ये तो एक्चुअल बेसिस पे लगते हैं क्योंकि मुझे पता होता है कि ये कितने लगेंगे। लेकिन फिक्स्ड कोस्ट लेकिन फिक्स्ड कोस्ट को हमें स्टार्टिंग में एस्टीमेट बेस पर लेना पड़ता है। किस बेसिस पे लेना पड़ता है? फिक्स्ड कॉस्ट को हमें एस्टीमेट बेसिस पे लेना पड़ता है। सर एस्टीमेट बेसिस का मतलब कैसे हुआ? एक बात सोचिए आराम से। मैं क्या करता हूं, मेरे जो ओवरहेड होते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं सभी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। लेट्स सपोज, एक बार सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैंने 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए, ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया। अच्छी बात है सर। और मेरी मान लीजिए मेरी कॉस्ट कितनी आई, टोटल 5 लाख कॉस्ट आई। ठीक है जी। इसकी मैं बनाई मैंने 50,000 यूनिट्स, इसकी बनाई मैंने 25,000 यूनिट्स। ठीक है जी। और इसकी भी बनाई मैंने, कितनी बनाई? 25,000 यूनिट्स बनाई। टोटल 1 लाख यूनिट्स बन गई, डिवाइड बाय 1 लाख कितना आ गया? 5 रुपए पर यूनिट आ गया। तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट मान लो इसकी लेऊंगा तो कितनी लेऊंगा? 50,000 इंटू 5। इसकी लूंगा 25,000 इंटू 5। सर ऐसा ही करते हैं हम। इसकी लूंगा 25,000 इंटू 5। सर ऐसा ही करते हैं, डेफिनेटली ऐसा ही करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट किस तरीके से बांटी गई, जितनी यूनिट्स बनाई उसमें हमने बांट दी। लेकिन मुझे एक बात छोटी सी बताओ सर, क्या बताओ, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि हम कोई भी चीज का सेल वैल्यू कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालनी जरूरी होती है। और टोटल कॉस्ट के अंदर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ते हैं, ओवरहेड भी जुड़ते हैं। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी जुड़ते हैं। सर ये बात भी समझ में आती है। लेकिन आपके कितने खर्चे लगेंगे, फिक्स एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो आप पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चीज आप ओवरहेड में पढ़ चुके हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिक्स एक्सपेंस हम क्या है, एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिकॉज ये खर्चे पर यूनिट नहीं लगते। ये कैसे लगते हैं साहब? एग्रीगेट में लगते हैं। एग्रीगेट का मतलब कि साहब मेरे, देखो मैं आप बढ़ा रहा हूं, ये बिजली लग रही है, ट्यूबलाइट लग रही है, ट्यूबलाइट का बिजली का बिल आ रहा है। अब चाहे मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊं चाहे 100 बच्चों को पढ़ाऊं, आप सोच के देखो कितना लगेगा। अब साहब 2 महीने मेरा कोरोना की वजह से इंस्टीट्यूट बंद पड़ा है, तो इसकी वजह से वहां की बिजली नहीं लग रही। तो ये चीज में आइडिया नहीं लगा सकता ना किसी भी कंडीशन में। एक दुकान वाला ओवरहेड का एस्टिमेट लगा सकता है, वो एक्चुअल नहीं बता सकता मेरा पूरे साल में कितना खर्चा हुआ। इसीलिए हमें कुछ खर्चे एस्टिमेट बेसिस में लेने पड़ते हैं। सर एस्टिमेट बेसिस पे क्यों लेवे? साल के एंड में तो पता चल ही जाएगा, तब कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे लाल सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सोचो, आपके पास कस्टमर आता है, आपने डिसाइड कर रखा है मेरे जितनी कॉस्ट आएगी ना उसमें मैं 20% प्रॉफिट जोड़कर माल बेचूंगा। कितना? 20% प्रॉफिट जोड़कर। तो साहब कॉस्ट तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। सर कॉस्ट क्यों नहीं निकाल पाओगे? कॉस्ट कैसे नहीं निकालेंगे, हमें पता ही है। अरे बेटा कहाँ पता है, ये तो आपको कब पता चलेगा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगेगी? साल के एंड में। कब पता चलेगी? साल के एंड में। तो सब ये आपको साल के एंड में पता चलेगी। तो कस्टमर आपके साल के स्टार्टिंग में आएगा, उसको बोलोगे भाई साहब आप अभी जाओ, साल के एंड में आना, तब मैं अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा, तब आपको बता पाऊंगा कि मेरी सेल्स वैल्यू कितनी है। ऐसा पॉसिबल होगा क्या? सर वापस समझाओ, समझ में नहीं आया। सुनो मैंने क्या बोला भाई, जिन्होंने ओवरहेड पढ़ा है उनको मेरी बातें एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वापस सुनो। मैंने क्या बोला कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी स्पेसिफिकली फिक्स एक्सपेंस, उनका हम एस्टिमेट लगा सकते हैं साल के स्टार्टिंग में। एक्चुअल में आपको पता कब चलेगा? साल के एंड में पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, मुझे मेरी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो साहब
मुझे सभी खर्चों को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस को मैं कंसिडर नहीं कर पाऊंगा एक्चुअल बेसिस पे। क्यों सर? क्योंकि ये एक्चुअल तो मुझे साल के एंड में पता चलेंगे। तो अभी क्या करूं, जब तक एक्चुअल पता नहीं चलते इनको मैं किस बेसिस पे ले लूं? एस्टिमेट बेसिस पे ले लूं। किस बेसिस पे ले लूं? एस्टिमेट बेसिस पर ले लूं। अब इनको मैं एस्टिमेट बेसिस पे ले लूंगा, इनको मैं एस्टिमेट बेसिस पे ले लूंगा, तो फिर मैं अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन 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 तकलीफ पता क्या हुई? तकलीफ ये हुई कि मैंने सोचा मेरे फिक्स एक्सपेंस कितने लगेंगे। ओह माय गॉड, मेरे लगेंगे फिक्स एक्सपेंस 4 लाख। लेकिन गड़बड़ हो गई। एक्चुअल में कितने लग गए पता है? 450। कितने लग गए? 450। पॉसिबल है? तो साहब इस 50,000 का क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, छोड़ो उस चीज को। लेकिन यहाँ पर आपने फिक्स एक्सपेंस कितना ट्रांसफर किया? 4 लाख ट्रांसफर किया ए में, बी में, सी में। दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्ब करना। एक खर्चे को आपने अब्जॉर्ब किया ए बी सी के अंदर, मतलब हर खर्चे को आपने बांटा, ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, वगैरह वगैरह। लेकिन अब आओ बस, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में लफड़ा ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट में तो तीनों का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, उसके बाद जितना एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट लगा वो माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में आपको कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे लेनी पड़ेगी? कॉस्ट का पार्ट मानेंगे अब्जॉर्प्शन बेसिस पे, और फिक्स्ड कॉस्ट किस बेसिस पे लेंगे? एस्टिमेट बेसिस पे। कैसे लेंगे? एस्टिमेट बेसिस पे कंसिडर कर लेंगे। तो एस्टिमेट बेसिस पे कंसिडर करने के बाद हम हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर एक डिफरेंस और आ गया, इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट एस्टिमेट बेसिस पे लिया जाता है और इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअल बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को हमें बांटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हमें बांटना पड़ेगा। ऑब्वियस है सर, ये भी समझ में आ गया। यहाँ 4,50,000 लगेंगे तब माइनस करेंगे, मतलब एक्चुअल बेसिस से माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे साल के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी, ये हम कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं, तो हमें यहाँ 50,000 का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। इसे हम अंडर ऑब्जॉर्प्शन, ओवर ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं। ठीक है जी, तो मैंने सर समराइज करिए मैंने क्या डिफरेंस किया। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करते हैं। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग में सब खर्चे एक्चुअल बेसिस पे लिए जाते हैं, लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस अब्जॉर्प्शन एस्टिमेट बेसिस पे लिए जाते हैं। फिर एक्चुअल से जो डिफरेंस आता है उसको हमें कंपेयर करके आंसर निकालना पड़ता है। लो सर, ये बात समझ में आ गई। अब सर इन दोनों में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम समझते हैं। आओ जी थोड़ा सा, इसमें इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप मॉड्यूल ही निकाल लीजिए, मैं यही करवा देता हूँ। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो लिख सकते हैं आराम से, फालतू में सेम चीज लिखने का कोई अर्थ नहीं है। लो जी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी? आइए, सेल्स, अच्छी बात है, सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे सर। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जो जो खर्चे लगते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन करने के लिए कौन से खर्चे लगते हैं सर? सारे के सारे खर्चे लगते हैं, दो खर्चों को छोड़कर, सेलिंग का, एडम का, सेलिंग का, एडम का, सेलिंग का, एडम का, सेलिंग का, एडम का, ये दो खर्चे छोड़कर सारे खर्चे लगते हैं। आओ जी, प्रोडक्शन खर्चों में कौन कौन से माइनस होंगे सर? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, अच्छी बात है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अच्छी बात है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अच्छी बात है। ठीक है जी, और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री में खर्चे लग रहे हैं ना, ये खर्चे माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ लिख दो अब्सॉर्ब, लिख दो ब्रैकेट में अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब का मतलब इन खर्चों को हम किस बेसिस पे लेंगे? अब्सॉर्ब बेसिस पे लेंगे। अब्सॉर्ब मतलब आराम से एग्जांपल में कर लेंगे, फिर भी ये बात समझ लीजिए। चलो जी, मेरा 5 लाख का खर्चा लगा, अच्छी बात है। मैंने ए की, बी की, सी की कितनी यूनिट्स बनाई, कितनी यूनिट सोची कितनी बन जाएंगी? 1 लाख यूनिट्स बन जाएंगी, अच्छी बात है। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 5 रुपये पर यूनिट आ जाएगी। लेकिन एक ही मैं कितनी यूनिट्स बना पाया? पहले सोची 1 लाख थी, ठीक है, 50,000 सोची थी, बना कितनी पाया? 40,000 बना पाया। कितनी बना पाया? 40,000 बना पाया। तो एक के अंदर मैं कितनी कॉस्ट कंसिडर करूंगा? 40,000 एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 5, कितनी? 2 लाख कंसिडर कर। ठीक है जी, ये सब मैं ओवरहेड में करा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार वापस दिखा दूंगा, एक थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। आइए जी,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब वही बात, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वलेंट टू परचेज हो गया। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो एड ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, ये हमें क्वेश्चन में मिल जाएगी, और लेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कैसे निकलेगी, लिखो ब्रैकेट में फीफो मेथड। हमें कैसे निकालनी है साहब, फीफो मेथड के हिसाब से निकालनी है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड आ गया, क्या आ गया साहब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, अब इसमें से दो खर्चे और माइनस करने होते हैं, फिर सेल्स में से माइनस करने, तो कौन कौन से खर्चे माइनस करूंगा, एडम और सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा। लेकिन बीच में कुछ आ गया, ये कौन है, आइए, अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्या बीमारी है समझते हैं थोड़ी सी। कैलकुलेशन ऑफ अंडर स्लैश ओवर, ये सब हम ओवरहेड में डिस्कस कर चुके हैं। अंडर स्लैश ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड इनकम, एक्चुअल ओवरहेड इनकम, सब साल के एंड में पता चल गया इतना खर्चा लगा, ठीक है, लेस कितना अब्जॉर्ब किया, अच्छा कितना लगा, एज्यूम कर ले इतना हमने सोचा था, इससे कुछ कम या ज़्यादा लग गया, ठीक है जी, चलो जी, लेस कितना हमने अब्जॉर्ब किया, जो एस्टिमेट बेस लिया ना, ये 5 लाख खर्चे सोचे थे और 1 लाख यूनिट्स बन जाएंगी, ठीक है जी, लेस एक्चुअल हावर इनटू एस्टिमेट बेस, जो भी लिया वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ अगर आएगा उसको क्या बोल देंगे, अंडर स्लैश ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। लो अरे क्या किया सर, लास्ट में पता चला हमने कितने खर्चे लग गए, हमारे लगे कितने, 3 लाख रुपए खर्चे, हमने अब्जॉर्ब कितने किए, 2 लाख खर्चे अब्जॉर्ब किए, ठीक है सब, एक्स्ट्रा कितने, 1 लाख लगे, इसे बोलेंगे अंडर स्लैश ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अंडर बोलेंगे, ओवर बोलेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए ये काम हो गया, अब थोड़ा सा नीचे और क्या दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा खर्चे लगेंगे, एक तो लगेगा एडम एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस लगेगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, अब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो हो गया अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर क्या सीखने की जरूरत है, खाली ये सीखने की जरूरत है, बाकी तकलीफ नहीं है। अब आइए मार्जिनल कॉस्टिंग में, किसमें आइए सर, मार्जिनल कॉस्टिंग में आइए, बड़ा सीधा फंडा है, सेल्स में से सारे वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर दो, सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, सेम का सेम आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, एड वेरिएबल कॉस्ट, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कौन से खर्चे, सारे वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर दिए, क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट हटा दी, कोई सा भी हो, चाहे प्रोडक्शन का, आइटम का, डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी का भी हो, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को किसी भी तरीके से कंसिडर नहीं किया गया। बात समझ में आई, चलो जिसका क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं साहब, वंडर लिमिटेड मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट, हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन सा, जेस्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेस्ट फॉर द ईयर एंड, क्या बोलते हैं, सेल्स एंड प्रोडक्शन, हमारी सेल्स कितनी हुई, 50% कैपेसिटी पर 400 और 100% कैपेसिटी पे 800, मतलब अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करता हूं तो मैं 800 यूनिट्स बनाऊंगा और 800 बेचूंगा, ठीक है, कितने में बेचा मैंने, 8 लाख में बेचा, चलो जी अच्छी बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगी वेरिएबल 320, अच्छी बात है, 640 लगना है, देखो डबल हो जाएगी, डबल यूनिट्स बेचोगे तो, फिक्स कॉस्ट ढीट है 160 की 160, चाहे 50% में बेचो चाहे 100% बेचो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बोल रखा है, वेरिएबल कॉस्ट लगती है 160 और यहाँ लगती है 320, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, डबल हो गई, डबल यूनिट्स ज़्यादा बिकी है तो ज़्यादा बनी है, तो फिक्स कॉस्ट 240 लग गया। लो जी, अब देखिए नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 800 यूनिट्स, मतलब 100% कैपेसिटी 800 हो गई, तो जेन्युइन है कि नॉर्मल लेवल मेरा 800 का हो गया। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम एज बजट, ये तो मौज कर दी सर, मौज कर दी, ओ माय गॉड, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट सर कितनी, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट सर कितनी, 1,60,000, ओहो, और एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट भी सर 1,60,000,
लो जी सर, मतलब दोनों सेम है, अच्छी बात है। देयर इज नो स्टॉक ऑफ जेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग में कोई स्टॉक भी नहीं। आइए जरा और समझते हैं थोड़ा सा क्या बोल रखा है नीचे। इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 160 वर सोल्ड। चलो जी, require compute the fixed overhead cost absorb, oh my god, how can we absorb the fixed cost if absorption costing is used। लो सर, यही तो मेरे को सीखना था, पहला पॉइंट। सेकंड, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कैसे निकलेगी, निकाल लेंगे जी। थर्ड, कैलकुलेट द प्रॉफिट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिन कॉस्टिंग, सब कुछ आ गया। पहली बात, इसमें पूरे साल का नहीं पूछा, किसका पूछा है जरा देखना, फर्स्ट क्वार्टर का। किसका पूछा है, फर्स्ट क्वार्टर का पूछा है, ठीक है जी, फर्स्ट क्वार्टर का पूछा है। स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट किसके बारे में बात कर रहा है, केवल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। लो जी, हम फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डाटा बाद में ले लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट अब्सॉर्ब। अब अब्जॉर्प्शन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं एक बार जरा, इसमें थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ओवरहेड इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेस। बजटेड बेस, इसमें ये बजटेड बेस क्या है आपके लिए, यूनिट्स है। क्या है साहब, यूनिट्स, अच्छी बात है। अब बजटेड ओवरहेड कितना लगा मेरा सर, 1,60,000 लगा। 1,60,000 डिवाइड बाय एस्टिमेट यूनिट्स कितनी है, बेस कितना है साहब, 1,60,000 पूरे साल का लगा। कितनी नॉर्मल कैपेसिटी हमने कितनी सोची थी, हमने सोची थी साहब, कितनी सोची थी, 800 यूनिट सोची थी। कितनी सोची थी, 800 यूनिट सोची थी। तो कितने रुपए कॉस्ट आ गई जरा देख लेते हैं, 160 डिवाइड बाई 800। हमारे हिसाब से मेरी 200 रुपए कॉस्ट आएगी फिक्स्ड कॉस्ट की। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट वैसे तो पूरे साल की लगती है 160, लेकिन अगर मैं हर यूनिट में बांटूं तो कितनी कितनी बटेंगी, 200 पर यूनिट बटेंगी। अब एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो गया, 220 यूनिट्स का हो गया। तो लिखें फिक्स्ड ओवरहेड absorbed in first quarter is equal to 220। ओहो, 220 यूनिट्स बनाई, एक यूनिट की कीमत कितनी, 200। तो कितनी कितनी सोची एक यूनिट की, 200। तो कितनी यूनिट अमाउंट को ऑब्जर्व कर ली मैंने, इनटू 200, कितनी सर, 44,000 यूनिट्स अमाउंट मेरी ऑब्जर्व हो गई। मतलब मैंने जब कॉस्ट कैलकुलेट करी मेरे पहले क्वार्टर में, तो मैंने कितनी कॉस्ट कंसीडर करी, 44,000 यूनिट्स अमाउंट कंसीडर करी। लो जी सर, अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। सर ये तो आपके ओवरहेड का फेवरेट टॉपिक है। लो जी सर, कैलकुलेशन ऑफ अंडर स्लैश ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। हाँ जी, पर्टिकुलर अमाउंट। आइए जी, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल हेड इनकर्ड कितना लगा इन फर्स्ट क्वार्टर, इन फर्स्ट क्वार्टर कितना था, 1,60,000 डिवाइड बाय 1,60,000 डिवाइड बाय कितना जी, 1,60,000 पूरे साल का है। तो एक क्वार्टर का कितना हुआ जरा देख लेते हैं, 1,60,000 डिवाइड बाय 4, 40,000। लो जी, लेस फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब इन फर्स्ट क्वार्टर। भाई लगे 40, लेकिन मैंने अब्सॉर्ब कितने कर लिए,
44,000 अब्जॉर्ब कर लिए। कितना एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब कर लिए, मतलब कॉस्ट में कितने एक्स्ट्रा जोड़ लिए। भाई मुझे कॉस्ट का पार्ट 40,000 मानना चाहिए था, मैंने मान कितना लिया, 44,000 मान लिया, एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब कर लिया, तो इसके मैं बोलूँगा ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड। लो सर, मेरा 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। आप में से मुझे लगता नहीं किसी को तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है जी, ओवर अब्जॉर्ब भी हो गया। अब मेन स्टार्ट होता है साहब, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे और आपको आंसर भी दिखता रहे। लो आइए सर, अब तो क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, हाँ सर, हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं, 220 यूनिट्स बना रहे हैं। सर कितनी यूनिट्स बना रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में, 220 यूनिट्स बना रहे हैं। लिखो जी, थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर absorption cost, particular amount। लिखिए सेल्स, सर 220 यूनिट्स हमने बनाई, मल्टीप्लाई, सर एक यूनिट कितने में बेची, जरा देखिए, मैंने 16 लाख रुपए में 800 यूनिट बेचने का टारगेट रखा, तो एक यूनिट में कितने बेचूंगा, 2000 में बेचूंगा। सर कितने बेचूंगा, 2000 में बेचूंगा। 220 इंटू 2000 कितना आ गया सर, 4,40,000 आ गया। इसको मैं ए डाल देता हूँ, लो जी ए डाल दिया। अब लिखिए लेस कॉस्ट, कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट देखें, कॉस्ट में क्या क्या है, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस पूरा कर देते हैं, चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर देते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पहले क्या माइनस करें, वेरिएबल कॉस्ट, ये लग रही है कुछ, तो लग भी नहीं रहा भाई, यही तो लग रहा है, उसके अलावा और क्या लग रहा है, सर उसको कुछ भी नहीं लग रहा। आइए जी, खाली यही लग रहा है, हाँ जी यही लग रहा है। लिखिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी यूनिट्स की लगेगी, 220 की लगेगी, मल्टीप्लाई बाय 6,40,800 की लगी, तो एक यूनिट कितनी लगेगी, 800, मल्टीप्लाई बाय 800 कितना है देखो, 220 इंटू 800, 1,76,000 आ गया। सेकंड क्या लगेगी, फिक्स्ड, सर इसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह नहीं है, अगर होते तो हम माइनस कर देते, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब, ओवरहेड अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब सर कितना अब्सॉर्ब किया, सर हमें 44,000 अब्सॉर्ब किया था। जरा इन दोनों टोटल लगा लें, प्लस 44,000 कितना आ गया सर, 2,20,000 आ गया, 2,20,000 आ गया। इसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक, भाई ये भी तो बेचेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेकिन खुशखबरी 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 डैश आ जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर हमने एक छोटी सी गलती कर दी सर क्या गलती कर दी, एक्चुअल में 160 यूनिट्स बेची है, तो यहाँ 160 आएगा, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, 160 इंटू 2000, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा, 3,20,000 आ जाएगा। चलो जी, अब क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा जरा देखना, हमने 2,20,000 रुपए लगाए, कितनी यूनिट्स पे लगाए, सर 220 पे लगाए, और हमने बेची कितनी, हमने 220 में से 160 बेच दी, तो कितनी बची सर हमारे पास, केवल 60 बची, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए, 220 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 220 इंटू 60, कितना आ गया, 60,000 आ गया। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम निकालना
चाहते माइनस 2 पीस, कितना आ गया सर 1,60,000 आ गया। सर यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ जी सर, हमारा ओवर रिकवरी हुई थी ना, कायदे से यहाँ माइनस कितना होना चाहिए था, कितना माइनस होना चाहिए था 44,000 माइनस, नहीं 40,000 माइनस होना चाहिए था, हमने 44,000 माइनस कर दिया, तो 4,000 ओवर अब्जॉर्प्शन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेस ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ऑफ ओवरहेड कितना सर 4,000 रुपये। लो जी कितना आ गया 1,56,000। ठीक है, इसको मैं क्या डाल दूँ, बी डाल दूँ, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर अब्जॉर्प्शन बोलना चाहो। ठीक है जी, अब लिखो और क्या माइनस करें सर, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना है, लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसको बी डाल दिया हमने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसकी क्या कहानी है जरा देख लेते हैं उसकी भी। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लगता है, इसमें पहला एक्सपेंस है वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस सर कितना आएगा जरा देखते हैं। सर मैंने कितनी यूनिट्स बेची हैं, 160 यूनिट बेची है। वेरिएबल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस हमेशा यूनिट सोल्ड पे लगते हैं। चलो जी 160 मल्टीप्लाई बाय 3,20,000 सोचे हैं मैंने कितने के, 800 के, एक के कितने में 400, मल्टीप्लाई बाय 400 कितना आएगा जरा देख लें, 1,60 इंटू 400 64,000 ये हो गया। ठीक है जी, अब लगा फिक्स एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस ये तो ढीट होते हैं साहब, कितने लगे 2,40,000 लगे। अब देखो 2,40,000 लगे, अब इस क्वेश्चन में इसको ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए नहीं बोल रखा है, इसके लिए इसने कुछ भी नहीं बोला साहब, तो इसको मैं इक्वल मान लूंगा। 240 लगे डिवाइड बाय 4, एक क्वार्टर का कितना आया 240 डिवाइड बाय 4, एक क्वार्टर का आया 60,000। लो जी 60,000 लिख देंगे, टोटल लगा देंगे कितना आ जाएगा 1,24,000 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं सी लिख देता हूँ। अब मैं अगर निकालना चाहूँ मेरा प्रॉफिट, सी लिख दिया, अगर मैं मेरा प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो प्रॉफिट कितना आएगा ए माइनस बी माइनस सी, कितना आया जरा देख लेते हैं सर, 220 माइनस 156 माइनस 124, प्रॉफिट आ गया सर, कितना प्रॉफिट आ गया 40,000 प्रॉफिट आ गया। लो जी सर मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया, मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कितना है। सर इसको तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सर इसको थोड़ा सा डिलीट कर दो ताकि दोनों चीजें हमें साथ में दिख जाए। लो जी साथ साथ में फर्क भी दिख जाएगा। सर क्या फर्क आएगा, सर कुछ फर्क नहीं आने वाला, बहुत इजी हो जाएगा सर ये तो आपके लिए। आइए जी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग पर्टिकुलर अमाउंट, सेल्स सेम की सेम आएगी सर, एकदम सेम आएगी सर, 220 मल्टीप्लाई बाय 2,000 इंटू 220 440 लेस, लेस कितना आएगा सर, लेस वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक साथ मैं एक बार जोड़ूंगा ओनली वेरिएबल, ओनली वेरिएबल। तो सर इसमें कौन सा कटेगा, खाली वेरिएबल ओवरहेड कट जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस कट जाएगा। सर कितना आएगा जरा देख लेते हैं सर, 220 मल्टीप्लाई बाय 640 डिवाइड बाय 800 इंटू 800 इंटू 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंटू 800 आ जाएगा, 220 इंटू 800 कितना आया सर 1,76,000 आ गया। ठीक है जी, उस ये काम हो गया। अब क्या घटेगा, वेरिएबल एक्सपेंस घटेगा, लेस वेरिएबल एक्सपेंस, लेस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर ये भी घटेगा, सर ये कितना घटेगा जरा देख लेते हैं सर, ये घटेगा हमारे यहाँ 160 यूनिट्स बेची, अच्छी बात है सर, तो 320 डिवाइड बाय 800 कितनी यूनिट्स आ जाएंगी। ओहो सर वो तो आपने किया ही नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करोगे क्या सर, डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आइए जी इसको हमने अगेन ए डाल दिया, ये वेरिएबल एक्सपेंस आ गया। चलो जी ऐड ओपनिंग स्टॉक, मजे की बात इस क्वेश्चन में नहीं है,
लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा जरा देख लेते हैं। 1,76,000 लगा, कितनी यूनिट्स का लगा सर? ये लगा कितनी यूनिट्स का सर? 220 का। तो हमने कितनी बच गई सर? हमारा 60 बच गई। तो 1,76,000 डिवाइड बाय 200 इंटू 60 कितना आ गया? 52,800 आ गया। कितना बच गया जरा देख लेते हैं। माइनस 176 बच गया। कितना बच गया? 1,23,200। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छी बात है सर, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, चलिए। और क्या घटा दें इसमें? वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना लगेगा सर? 160 मल्टीप्लाई बाय 320 डिवाइड बाय 800 कितना आया था? 400 आया था। लो जी, 160 इंटू 400 कितना आ गया? 64,000 आ गया, 64,000 आ गया। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आया देखो, 440 माइनस 1,23,200 माइनस 64,000, 2,52,800। लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब वेरिएबल एक्सपेंस घटा दें सर? घटा दो सर। लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट सर कितना आएगा जरा देख लेते हैं। हाँ, ये घटेगा, कितना घटेगा सर जरा देख लेते हैं सर। ये घटेगा आपके ये आपके लगे कितने थे सर? ये लगे 160, 160 लगे डिवाइड बाई 4, ये एक्चुअल बेसिस पे जाता है हमेशा। ठीक है जी, 160 डिवाइड बाई 4 कितना आया सर? 40,000। ये माइनस हो जाएगा, और उसके अलावा क्या माइनस हो जाएगा सर? लेस फिक्स्ड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से कितने माइनस रहेंगे? 240 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? 60,000 माइनस हो जाएगा। लो जी सर, ये आएगा सर बोल देंगे प्रॉफिट। कितना आया ज़्यादा देख लेते हैं। माइनस 2,52,800, 1,52,800। लो सर, ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आपका आ गया सर। इसमें इतना ही कैसे आ रहा है सर? मैंने कुछ गलती कर दी सर, वापस क्या गलती कर दी? 128 आया था, 64, 192 कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या मिस्टेक हो गई सर? ओहो, 220, हाँ वही गलती कर दी ना। अरे सर क्या गलती करते हो, 160 यूनिट्स बेचिए तो 160 आएगा ना। ओके सर, 160 मल्टीप्लाई बाय 2000, 320 आ जाएगा। लो जी, 320 आ जाएगा। 320 आ गया। 320 में से हम क्या माइनस कर दें सर? 123,200 तो माइनस 64,000, सर कितना आ जाएगा? 132,800 आ जाएगा। इसमें से माइनस कितना करते हैं? 1 लाख माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 32,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 32,800 आ जाएगा। 32,800 आ जाएगा सर। करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है जी, और आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। ओके, बाय बाय।